नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी भाई? आ जाओ सभी लोग। और आपका हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। और आज दोस्तों रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर क्वेश्चन होने जा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है सभी के लिए, खास करके मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर और एक दिवसीय हिंदी एग्ज़ाम जहाँ भी साहित्य का पोर्शन आता है, तो उनके लिए, सभी साथियों के लिए बहुत ही कक्षा महत्वपूर्ण है। और सभी ने कक्षा को बड़े ही ध्यान से देखना है। और एक प्रश्न के साथ कम से कम 2 या 3 आंसर निकलते हैं, मतलब तो उसके पॉइंट को क्लियर करते हैं तो क्या होता है, जैसे 20 प्रश्न की क्लास है या 10 प्रश्न की क्लास है तो उसके अंदर 30 या 40 प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ क्या है, आज की पहली कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। और आज जो कक्षा है दोस्तों वो है 48। और इसी के साथ कक्षा का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है दोस्तों। आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो रीतिपरक ऐसे कौन से कवि है जो सबसे पहले हिंदी के अंदर माने जाते हैं या सर्वप्रथम कवि है। तो आपने बताना है दोस्तों कि हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है। क्या कृपाराम है, या फिर दोस्तों नरोत्तम दास है, या फिर केशव दास है, या फिर दोस्तों भूषण रहने वाले हैं। तो उत्तर आपका क्या रहने वाला है कि हिंदी के जो रीति काव्य परंपरा के जो कवि है दोस्तों, सबसे प्रथम कवि, तो वो दोस्तों रहने वाले हैं कृपाराम। ठीक है दोस्तों। तो कौन रहने वाले हैं? कृपाराम रहने वाले दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा उत्तर रहने वाला है ए। और इसके उत्तर को देखते हैं। यानी कि जो कृपाराम है उनका जो जन्म है वो 1441 में हुआ दोस्तों। वो दोहा छंद इनका प्रिय छंद है। हित तरंगिणी इनकी रचना है जो कि 5 तरंगणों में, 5 तरंगों मतलब कि 5 अध्याय अध्याय में है दोस्तों। तो किस में है 5, जैसे हम बोलते हैं ना पाठ या अध्याय, तो या अध्याय बोलते हैं ना, तो ये दोस्तों है ना। तो ये क्या है, 5 तरंगों में बांटा गया है। तो आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि हिम तरंगिणी जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो आपने बताना है दोस्तों कि जो हिम तरंगिणी रचना है वो किसकी है और किस कौन सी भाषा में लिखी गई है। क्या ये रचना जो अवध भाषा में लिखी गई है, या दोस्तों ये रचना जो ब्रज भाषा में है, या उस समय की खड़ी बोली में लिखी गई है, और या उस समय बहुत प्रचलित थी एक भाषा संस्कृत, क्या इसके अंदर हित हिम तरंगिणी को लिखा गया है। तो ये दोस्तों रचना है जो, ये रचना है कृपाराम जी की। ठीक है। और इसके साथ इस रचना की जो भाषा है वो दोस्तों ब्रज है। क्योंकि रीतिकाल के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो रचनाएं लिखी गई है, वो दोस्तों लिखी गई है ब्रज भाषा के अंदर। और इसका उत्तर देखते हैं। देखो हिम तरंगिणी जो रचना है वो मुख्य तौर पर ब्रज भाषा में लिखी गई है। और हिंदी सतसई परंपरा का ये प्रथम काव्य माना जाता है दोस्तों। किसका? हिंदी सतसई मतलब 700 दोहों का की रचना होती है दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि रीति काव्य को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो आपने बताना है कि श्रृंगार काल किसने कहा है। क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, या फिर दोस्तों डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने कहा है, या फिर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, या मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो ऋतुकाल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा है दोस्तों वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र देते हैं। और इसी के साथ हम इसका उत्तर को देखते हैं। यानी कि रीतिकाल को अलंकृत काल जो है, अगर मिश्र बंधुओं की बात की जाए दोस्तों, तो मिश्र बंधु इसको क्या कहते हैं, ये इसको अलंकृत काल की संज्ञा देते हैं दोस्तों। इसके साथ प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा है। तो आपने उत्तर देना है दोस्तों कि रीतिकाल को कला काल की संज्ञा किसने दी है। ठीक है। तो क्या
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है, या फिर डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने दी है, या राम कुमार वर्मा जी देते हैं, या दोस्तों राम शंकर शुक्ल रसाल देते हैं। तो रमा शंकर है दोस्तों, रमा शंकर शुक्ल रसाल। तो कलाकाल की जो संज्ञा है रीतिकाल को दोस्तों रमा शंकर शुक्ल रसाल देते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे इसके उत्तर को देखते हैं कि रीतिकाल को जो कलाकाल है, कलाकाल की संज्ञा डॉक्टर राम कुमार वर्मा देते हैं। तो एक प्रश्न के अंदर लगभग 2 या 3 उत्तर मिल जा रहे हैं आपको। तो इससे अच्छी कक्षा क्या हो सकती है दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 कि रीतिकाल किसने कहा है। तो रीतिकाल किसने कहा है, ये संज्ञा किसने दी है। तो ये आपका उत्तर क्या रहने वाला है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, या फिर दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या राम कुमार वर्मा जी है, और या फिर दोस्तों मिश्र बंधु है। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों बी, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम देते हैं दोस्तों, है ना। श्रृंगार काल कहता है कोई, कला काल कहता है कोई, अंधकार काल कहता है। तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको क्या कहते हैं, रीतिकाल को रीतिकाल की संज्ञा देते हैं दोस्तों। देखो, रीति श्रृंगार काल कौन कहता है, जो रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहता है दोस्तों, डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी। ठीक है, इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसने दी है। तो रीतिकाल में ऐसा कौन कौन व्यक्ति है जिसने क्या है, अंधकार काल की संज्ञा दी है। तो आपने बताना है दोस्तों, क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, या फिर दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो रहने वाला है डी, यानी कि त्रिलोचन शास्त्री जी रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा देते हैं दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न, एक बार इसको उत्तर देखते हैं, उत्तर मध्यकाल की संज्ञा किसने दी है। तो उत्तर मध्यकाल की जो रीतिकाल की जो है, उत्तर मध्यकाल की संज्ञा दोस्तों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, पूरे साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों, कितने 900 वर्षों के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाते हैं, या दोहरा नामकरण करते हैं सभी का। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल कहते हैं भक्ति काल को, और रीतिकाल को मध्यकाल कहते हैं, मध्यकाल भक्ति काल को कहते हैं, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहते हैं। ठीक है, और आधुनिक काल, ठीक है, उसमें आगे भाग कर देते हैं वो। तो इस प्रकार दोहरे नामकरण की जो पद्धति है दोस्तों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनाई है। और अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को किस नाम से संबोधित किया है। तो ये हमने अभी देखा है दोस्तों कि क्या अलंकृत काल कहा है उन्होंने, या फिर दोस्तों श्रृंगार काल कहा है, या फिर दोस्तों रीतिकाल कहा है, या अंधकार काल कहा है। तो अभी हमने ये देखा था कि उत्तर मध्य काल किसको कहा है इन्होंने कहा है दोस्तों रीतिकाल को। ठीक है, और रीतिकाल को दूसरी क्या संज्ञा दी इन्होंने, उत्तर मध्य काल दिया है ना। तो ये दोहरे नामकरण की जो पद्धति अपनाई इन्होंने, और ये कौन है दोस्तों, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे इसके उत्तर को देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा देते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं दोस्तों कि डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों के दृष्टि में रखकर काव्य की रचना हिंदी में की गई उसे क्या नाम दिया गया। तो आपने बताना है दोस्तों कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है, विशिष्ट विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों की दृष्टि में रखकर काव्य रचना हिंदी में की गई तो उसे क्या नाम दिया गया है।
तो आपने बताना है दोस्तों, क्या उसे अलंकृत काल कहा गया है, या फिर श्रृंगार काल कहा है, या फिर रीतिकाल कहा गया है, या अंधकार काल कहा गया है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर काव्य रचना हिंदी में की गई उसे क्या है दोस्तों, रीतिकाल कहा गया है। ठीक है, और इसके साथ हम इसके उत्तर को देखते हैं। इसमें अभी किसको, किस विद्वान ने रीतिकाल को क्या माना है, वो संपूर्ण जानकारी दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, किसने क्या कहा है। तो मिश्र बंधुओं ने दोस्तों अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल कहा है। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो है इसको श्रृंगार काल की उपाधि देते हैं दोस्तों। उसके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है इसको कलाकाल कहते हैं। उसके बाद भागीरथ मिश्र जो है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, श्रृंगार काल, रीति श्रृंगार काल कहते हैं। और राम कुमार वर्मा जो है दोस्तों कलाकाल कहते हैं। और ये आपने सभी ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं है तो ये आपने ध्यान देना है कि जो रीतिकाल है उसके अलग अलग नाम किस किस ने क्या दिया है, कौन विद्वान क्या बोलता है। मिश्र बंधु अलंकृत काल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल उत्तर मध्य काल कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है श्रृंगार काल कहते हैं, रमा शंकर शुक्ल रसाल जो है कलाकाल कहते हैं इसको, और डॉक्टर भागीरथ मिश्र जो है ऋतिक श्रृंगार काल कहते हैं, राम कुमार वर्मा कलाकाल कहते हैं। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ, और यह कारण कौन मानते हैं। कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ, ये कौन आचार्य या कौन विद्वान मानते हैं। क्या ये विश्वनाथ प्रसाद है, या फिर ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है, या फिर त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। तो आपने इसका उत्तर देना है दोस्तों कि जो अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ, ये जो है दोस्तों ये मानते हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसी के साथ हम इसके उत्तर को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर है इसका बी। और आगे वाला प्रश्न जो 10 नंबर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। तो संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, और अंत उससे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में रीति काव्य लिखा जाने लगा। तो ये कौन कहता है, ये बहुत ही पॉजिटिव एक विद्वान है, वो कहते हैं दोस्तों कि संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उस समय लिखे गए थे, अंत उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में रीति काव्य लिखने की जो है वो परंपरा शुरू हुई या लिखा जाने लगा उस समय। तो दोस्तों आपने बताना है क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऐसी बात कही है, या फिर दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, या त्रिलोचन शास्त्री कहते हैं। तो ऐसी बात कौन कह सकता है, यानी कि एक ही विद्वान कह सकता है, वो है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऐसी बात कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अंत उससे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। यानी कि ऐसा पॉजिटिव आंसर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ संस्कृत साहित्य की प्रेरणा का प्रभाव पड़ा है दोस्तों, है ना। यहाँ क्या है, संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व उसका प्रभाव पड़ा है यहाँ पे। तो रीतिकाल के पतन के क्या कारण है, यानी कि रीतिकाल बहुत ही छोटे समय के लिए रहा, जैसे सम्मत 1700 से लेके सम्मत 1900 तक का इसका समय माना जाता है, यानी कि 200 साल में रीतिकाल खत्म हो गया। तो इसका आपने कारण बताना है दोस्तों कि क्या कारण है पतन के, यानी कि खत्म होने के इसके क्या कारण है, कैसे ये खत्म हो गया धीरे धीरे, यानी कि 200 साल में इतने छोटे समय में कैसे खत्म हुआ। तो काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव रहा यहाँ पे, या फिर चमत्कार अतिशयता रही यहाँ पे, या फिर दोस्तों अत्यधिक रसिकता या श्रृंगारिकता रही, या फिर ऊपर दिए गए सभी उत्तर हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि काव्य में लोक मंगल, क्या दोस्तों लोक मंगल का क्या रहा है, लोक मंगल भावना का अभाव रहा है, ये बिल्कुल सही है। चमत्कार अतिशयता रही यहाँ पे।
उसके बाद अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता यहाँ पे देखने को मिली दोस्तों। तो ये सभी इसके उत्तर हैं दोस्तों कि रीतिकाल के पतन के ये कारण है। इसके बाद यहाँ एक चीज और है कि यहाँ पर एक पॉइंट बचा है कि पांडित्यपूर्ण शब्दों का जो यहाँ पे प्रयोग है दोस्तों उसका प्रचलन बढ़ा था। और पांडित्यपूर्ण सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले रीतिकाल में कौन है दोस्तों? तो वो है केशवदास जी, जिन्होंने क्या लिखी है? रामचंद्रिका, एक रात के अंदर बोलते हैं लिखी है। तो ये जैसे रामचरित तुलसी का रामचरित मानस है, वैसे ही ये राम के ऊपर एक रचना लिखी गई है। पर इसके अंदर क्या है दोस्तों कि इसमें पांडित्यपूर्ण या संस्कृत के बहुत ही मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण क्या है ये रचना दोस्तों इतनी लोग पॉपुलर नहीं हो पाई है, लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते इसको। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है कि रीतिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां आपने बतानी है दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों? रीति निरूपण प्रवृत्ति अपनाई गई, श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रही यहाँ पे, और सर्वांग विवेचन किया गया, और या ये सभी है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या है दोस्तों, निरूपण, रीति निरूपण की प्रवृत्ति को अपनाया गया, ये ठीक है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिली दोस्तों। उसके बाद सर्वांग विवेचन यहाँ पे हुआ दोस्तों, तो उत्तर रहने वाला है डी। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो अन्य विवेचन इसका और है दोस्तों कि यहाँ पे छंदों का प्रयोग हुआ, अलंकार हुए, रस हुआ, अलंकार, इन तीनों में क्या है दोस्तों किसी एक अथवा तीनों का विवेचन किया गया, ठीक है। इनका तीनों का विवेचन प्रयोग मतलब हुआ है या फिर किसी एक का प्रयोग हुआ है। तो रीति काव्य की श्रेणियां बतानी दोस्तों आपने। अभी प्रश्न ये है कि रीति काव्य की कौन सी श्रेणी है, कितनी श्रेणी है? तो रीति काव्य की श्रेणी दोस्तों 3 है। तो देखते हैं, केवल लक्षण ग्रंथ लिखे गए, कुछ लोगों ने सिर्फ लक्षण ग्रंथ लिखे दोस्तों जो रीतिकाल के अंदर है, तो कुछ लक्षण ग्रंथ ही लिखे गए। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, केवल उदाहरण काव्य रूप लिखे गए। उसके बाद दोस्तों लक्षण और उदाहरण दोनों प्रकार के काव्य शास्त्र, काव्य इतिहास लिखे गए। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है आपने बताना है दोस्तों। क्या केवल लक्षण ग्रंथ काव्य शास्त्रीय परिभाषा है, और या फिर केवल उदाहरण काव्य रूपी, या फिर लक्षण एवं उदाहरण दोनों काव्य के शास्त्र में लिखे गए? तो इसका उत्तर रहने वाला डी। और इसके उत्तर को देखते हैं दोस्तों एक बार कि रीतिकाल के काव्य की श्रेणियां देखो दोस्तों, ये 3 श्रेणियां हैं कि केवल लक्षण ग्रंथ ही लिखे गए, केवल लक्षण ग्रंथों के उदाहरण दिए गई, और लक्षण ग्रंथ और उदाहरण दोनों का इस्तेमाल हुआ तो काव्य शास्त्रीय परिभाषाएं लिखी गई, काव्य रूप का निरूपण किया गया। उसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र भी लिखा गया। तो ये तीनों है दोस्तों, यानी कि रीतिकाल के काव्य की 3 श्रेणियों में लिखे है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि रीति काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो आपने बताना है कि यहाँ पे जो नीचे दी गई है उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है ऐसी। क्या यहाँ पे लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, क्या फिर यहाँ पे रासो ग्रंथ भी लिखे गए हैं, या फिर दोस्तों कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति यहाँ बहुत ज़्यादा थी, और नायक का भेद का निरूपण यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों इसका जो रासो ग्रंथ की बात की जाए तो रासो ग्रंथ क्या है? रासो ग्रंथ तो लिखे गए हैं, पृथ्वीराज रासो है उस टाइम पे लिखे गए हैं दोस्तों, आदिकाल के अंदर ये ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर क्या है, रास साहित्य है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे वीर साहित्य लिखा गया, इसीलिए तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। और ये कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल है दोस्तों। तो इसके साथ उत्तर पे ए पे बी पे हम आगे बढ़ेंगे अभी। यानी कि यहाँ लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, ये तो सही बात है। कवि और आचार्य बनने की भी होड़ यहाँ पे लगी रही, नायका भेद का निरूपण यहाँ पे किया गया दोस्तों। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं हैं। श्रृंगारिकता का बहुत प्रकोप रहा यहाँ, मतलब श्रृंगारिकता जो है यहाँ पे श्रृंगारिकता पे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए। भक्ति व वैराग्य की भावना भी यहाँ बनी रही, कला पक्ष की प्रधानता रही, वीर रस की भी कुछ कविताएं यहाँ पे लिखी गई दोस्तों, है ना। वीर रस की जैसे भूषण, तो ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने देव भूषण, जो जिन्होंने रीतिपरक और वीर रस के काव्य भी लिखे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों कि रीतिकालीन साहित्य की शिल्पगत विशेषता क्या है?
तो आपने बताना है दोस्तों, रीतिकाल साहित्य है जो, उसकी शिल्पगत की क्या विशेषता रहने वाली है। क्या सत सही परंपरा का पुनरुद्धार यहाँ पे देखा गया, या फिर दोस्तों श्रुति मधुर एवं लोक कोमलकांत पदावली यहाँ प्रयोग की गई, या फिर रसानुकूल छंदों का यहाँ प्रयोग हुआ, और या फिर दोस्तों उपरोक्त दिए गए सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो काव्य की जो शिल्पगत विशेषता है वहाँ सतसई परंपरा का भी यहाँ दोबारा से लिखनी शुरू हुई, पुनरुद्धान हुआ यहाँ पे। उसके बाद अति मधुर और कोमलकांत शब्दावली का यहाँ प्रयोग हुआ दोस्तों, पदावली का। उसके बाद रसानुकूल छंदों का भी यहाँ प्रयोग हुआ। इसके साथ उत्तर डी है। और आगे चलते हैं दोस्तों, यानी कि छंदों का प्रयोग हुआ। यहाँ छंदों में क्या है दोस्तों, श्रृंगार रस के लिए छवैया छंद का प्रयोग किया गया, और वीर रस के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ कवि छंद का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। और इसी के साथ आज की जो कक्षा है वो ख़त्म होने जा रही है। और आपको दोस्तों आज हमारी कक्षा पसंद आई है तो आपने दोस्तों इसको लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों। इसके साथ चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, है ना। तो ध्यान देना है। और इस प्रकार की वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।